नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। यूपी पीसीएस 2020 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की एक श्रृंखला हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत जो भी डिस्कशन हम करेंगे वो डिस्कशन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है और इसको देखने के बाद आप ये मान सकते हैं कि साल भर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपने एक बार नजर डाल ली है, उसको तैयार कर लिया है। इसको हम ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, लेकिन आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकें और एक बार में कम से कम 40-45 मिनट तो आप देख ही सकते हैं। इस लिहाज से नियर अबाउट 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत जो हम पूरा क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी संख्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पूरा क्वेश्चन बन चुका है और इस क्वेश्चंस में 525 क्वेश्चन निकले हैं। कितने निकले हैं? 525 क्वेश्चन। 525 क्वेश्चंस को हम नियर अबाउट जो मान के हम चल रहे हैं कि 5 पार्ट में इसको डिस्कस करें। 100 से ऊपर क्वेश्चन एक पार्ट में और इसके डिस्कस करने में देखिए जो समय लगेगा वो 40-45 मिनट का होगा मैक्सिमम। तो आप लोग इसको देख कर जाएं और अंत में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब इसका पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट ऐसे ही जैसा आपको दिख रहा है, इसमें आंसर ऐड करके आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम पे और upsctarget.com वेबसाइट पे, ऐप पे ये सब आपको मिल जाएगा। बस इसको आप सही से इसलिए देखें वीडियो को क्योंकि यहाँ पर जो बात है मैं आपको, जैसे कोई क्वेश्चन गलत है, कोई स्टेटमेंट गलत है किसी क्वेश्चन का, तो वहां पर मैं सही बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम पांडे आपका गाइड, आपका दोस्त। लेते हैं पहला प्रश्न। भारत के प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां हुआ? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो 4 नवंबर को ये शुरू हुआ था। इसकी डेट भी आप ध्यान रखिए, 4 नवंबर 2019 की बात है और ये हुआ था लखनऊ में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मेघ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृषि मेघ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का डेटा रिकवरी सेंटर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आईसीएआर जिसको बोलते हैं ना, आईसीएआर का ये डेटा रिकवरी सेंटर है। अगला जो प्रश्न है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक ड्रोन यातायात प्रबंधन प्रणाली है। ड्रोन के नियंत्रण के लिए, ड्रोन ड्रोन के पंजीकरण और इसको लाइसेंस प्रदान सुविधा प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीएम केयर्स फंड के बारे में कौन सा कथन सही है? पीएम केयर्स फंड इसलिए चर्चा में रहा है, कोविड-19 के दौरान पीएम केयर्स फंड में बहुत सारे पैसे जमा किए गए और ये चर्चा में इसलिए रहा कि इसको हिसाब नहीं देना होता है, कहाँ खर्चा हुआ, क्या हुआ। तो इस पर अगर प्रश्न बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बारे में देखिए, यहाँ पर दिया है, इस ट्रस्ट के लिए कोई बजटीय अनुदान या कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है, इसमें जनता का पैसा जमा किया जाता है। पहला सही है। इसका गठन किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है। दूसरा भी सही है। और प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। तो सभी सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा स्थापित किया गया। आप अंग्रेजी में भी इस प्रश्न को लेफ्ट साइड में इधर देख सकते हैं। अपेडा की स्थापना कब हुई थी? तो अपेडा की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। ठीक है ना, जैसे एनजीटी आपसे पूछा गया, ऐसे ये भी पूछा जा सकता है। संसद का एक अधिनियम बनाकर हुई थी, तो इसलिए ये संवैधानिक निकाय नहीं होगा, ये सांविधिक स्टेट्यूटरी बॉडी होगी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन चली उसका नाम तेजस है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 4 अक्टूबर 2019 को योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने लखनऊ जंक्शन से झंडी दिखाकर पहली तेजस को रवाना किया था। इसकी ट्रेन संख्या क्या थी? 00501। ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 150वीं जयंती मनाई गई थी। अगर 2020 में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी जयंती मनाई जाएगी या कल मनाई जाएगी, 2 अक्टूबर, आज 1 अक्टूबर है, तो ये 191वीं हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तितानवाला म्यूजियम कहां पर है? तितानवाला म्यूजियम केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो स्मृति ईरानी है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और ये स्थित है राजस्थान में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी? तो हिना जायसवाल का नाम याद रखिएगा। आईएएफ की, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसान सुविधा ऋण उत्पाद लॉन्च किया है? तो इस बैंक का नाम नहीं भूलना है आपको, उज्जीवन लघु वित्त बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस शहर में न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा हिंदी बनी? हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया गया है, इसके पहले वहां पर अंग्रेजी और अरबी
वहां पर न्यायालय की आधिकारिक भाषा थी, अंग्रेजी थी और अरबी थी। तो ये दो लैंग्वेज थी और यहाँ पर हिंदी ऐड कर दिया गया है और ये है अबू धाबी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। संयुक्त अरब अमीरात की ये राजधानी है, यूएई की राजधानी है अबू धाबी, राजधानी के तौर पर भी आपसे पूछी जाती है। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बना है? जाहिर सी बात है, ये पूछा जा रहा है तो भारत के बारे में ही पूछा जा रहा है, क्योंकि दूसरा, प्रथम नहीं पूछा जा रहा है, दूसरा पूछा जा रहा है, तो भारत, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 15% की वृद्धि हुई है एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या में, अगर देखा जाए सालाना आधार पर एक साल में 15% इसके उपभोक्ता बढ़ जा रहे हैं। तो भारत में जो उज्ज्वला योजना चली, भारत की जो उज्ज्वला योजना थी, इसके कारण से ये हो पाया है। प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? ये 4 फरवरी को आयोजित किया जाता है और इस बार की थीम आपको ध्यान में रखना है 2019, है ना? तो 4 फरवरी 2019 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और 20 को भी ये मनाया गया। इसमें एक थीम आपसे पूछी जाती है, आई एम एंड आई विल, मैं हूं और मैं रहूंगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस राज्य में वनावरण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है? तो वनावरण क्षेत्र में किस में वृद्धि दर्ज की गई है? और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस में वृद्धि दर्ज की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है, वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये गलत क्वेश्चन है। यहाँ पर किसमें वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, ये प्रश्न होना चाहिए। दर्ज नहीं की गई है, यहाँ पर इसको लगाइए नहीं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इसमें वृद्धि दर्ज की गई है और 2 राज्य हैं, असम और एक साथ में है त्रिपुरा। तो असम और त्रिपुरा जो 2 राज्य हैं, यहाँ पर वनावरण के क्षेत्र में कमी आई है। दोनों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं छूट गया था, यहाँ पर नॉट मतलब हो जाएगा नहीं, यहाँ पर भी हो जाएगा। भारत की पहली लिगो लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण वेव वेधशाला की स्थापना कहां पर की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये औंध में की गई है। अब औंध के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हिंगोली जिले में पड़ती है और हिंगोली जिला पड़ता है महाराष्ट्र में। हिंगोली आती है ना, जैसे हाजमोला आता है, ऐसे हिंगोली भी आती है, हिंग की गोली। तो हिंगोली जिले में औंध पड़ता है और हिंगोली महाराष्ट्र में, वहीं पर की गई है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगने वाला प्रथम अरब देश कौन सा है? जब कोरोना वायरस के कारण स्थिति बहुत खराब हो गई तो एक अरब देश था जिसने सबसे पहले मदद मांगी थी, वो था ईरान। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को आयोजित किया जाता है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि वर्ष 2020 में आयोजित विश्व जल दिवस का विषय था जल और जलवायु परिवर्तन। तो 2020 की जो थीम है ये भी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में एबल पुरस्कार हेतु निम्नलिखित में से कौन से गणितज्ञ हैं जो चयनित किए गए हैं? इन दोनों का नाम याद रखिएगा और इनका नाम है हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेट्रिक्स और ग्रुप थ्योरी में संभावना और गतिशीलता के लिए जो इन्होंने वर्क किया था, उसके लिए इनको प्रदान किया गया है और इन दोनों का नाम आपको नहीं भूलना है। अगला जो प्रश्न है, विश्व का एकमात्र संरक्षित क्षेत्र जहां मैंग्रोव बाघ निवास करते हैं और ये क्षेत्र है सुंदरबन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, विद्यादान 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वैसे इस मंत्रालय का अब नाम क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ठीक है, जो शिक्षा नीति आई है 2020 में, 1986 के बाद 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति आई है, तो उस शिक्षा नीति में इसका नाम बदल दिया गया है। राष्ट्रीय विषाणु अध्ययन संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो वायरस का अध्ययन जो करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो इसकी स्थिति अगर आपसे पूछी जाए तो पुणे टिक कीजिएगा। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार के रूप में, समूह में शामिल किया गया है? यानी कि जो बाहरी सलाहकार समूह उनका है उसमें इनको जगह दी गई है और इनका नाम है रघुराम राजन। हमारे यहाँ आरबीआई के ये गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है ना, 12 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, उनमें से एक ये है। विश्व स्तर पर देश का प्रथम राजकीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ऐसी योजना है कि दिल्ली में स्टेट यूनिवर्सिटी किसकी स्थापित की जाएगी? स्पोर्ट स्टेट यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। स्टेट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्थापित की जाएगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ गंगा मिशन के लिए किस नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये कार्यक्रम है आइडियाथॉन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये आरओ और बीओ से अलग है, क्योंकि इसमें 2-3 महीने का करंट और बढ़ गया है। साल भर के क्वेश्चन में भी और क्वेश्चन 200-300 आपको नए मिलेंगे, 250 करीब क्वेश्चन नए शामिल किए गए हैं। तो इसको पूरा आपको देखना है। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसमें सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते, आयोग पूछे या ना पूछे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, टूना एक प्रजाति है किस चीज की? तो टूना एक मछली की प्रजाति है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2 मई को, जो 2 मई की तिथि होती है, 2 मई को टूना मछली प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के लिए विश्व स्तर पर विश्व टूना दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मई को मनाया जाता है, और इसका जो थीम थी इस बार, वो जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, ये इसकी थीम थी। इसका विषय जो था जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित नहीं किया गया? मुख्तार खान, डार यासीन, चन्नी आनंद, नाम याद रखिएगा। फरहान कुरैशी, ये 3 इडियट फिल्म में थे, यहाँ पर इनका कोई वो नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये 3 नाम मत भूलिएगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जब विरोध प्रदर्शन चल रहे थे अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद में, तो वहां पर फोटोग्राफी इन लोगों ने की थी। अगला जो प्रश्न है, अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब भी आपसे पूछा जाएगा तमिलनाडु टिक कीजिएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है कि ठेका कृषि तो हम पंजाब और हरियाणा को जानते थे, वहां पर ठेका कृषि होती है, लेकिन यहाँ पर ठेका कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह है मिजोरम। मिजोरम देखिए छोटा सा स्टेट है, और खेल के मामले में देखें तो यहाँ पर बहुत सारे, मतलब फुटबॉल की टीम तो आप देखेंगे तो बहुत ही समृद्ध वहां किया है इस स्टेट ने फुटबॉल की टीम को। तो वहां का एक कल्चर है ना, है खेलना, तो राज्य द्वारा खेल को औद्योगिक दर्जा वहां पर प्रदान कर दिया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वदेश पहल में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय शामिल नहीं है? जो स्वदेश पहल चलाई गई थी, नागरिक उड्डयन, विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नागरिक उड्डयन से लोगों को लेके आया गया, विदेश मंत्रालय अगर इसमें हस्तक्षेप न करता तो दूसरे देश से लोग आते कैसे, और लोग यहाँ पर आए तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा उनको कुछ ना कुछ रोजगार प्रदान किया जाए, ऐसे इसको कंसेप्ट बना लीजिए। वित्त मंत्रालय इसमें शामिल प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में जो सूची है उसमें भारत का स्थान क्या है? अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 29 मई 2020 की न्यूज है। 29 मई 2020 को जो सप्ताह समाप्त हुआ, उस सप्ताह के दौरान भारत का जो स्थान था, अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, 5वें स्थान पर था। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। अगला प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नव स्थापित अदसा खदान किस राज्य में है? कोल इंडिया के द्वारा अभी 3 खदानें नव स्थापित की गई जो कि चर्चा में रही, तो अदसा खदान यहाँ पर ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा 2 खदान और आप ध्यान रखिए, इसमें एक है शारदा भूमिगत खदान और एक है धनकसा भूमिगत खदान, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। तो एक है शारदा और एक है धनकसा, ये दोनों अगर आपसे पूछी जाएंगी तो ये दोनों की दोनों खदानें कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पालमपुर में। कहाँ पर स्थित है? पालमपुर में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन जब मैं डिस्कस कर रहा था डेली 30 में, मैंने आपको बताया था डेली 30 जो कार्यक्रम है अपना डेली होता है, उसमें जीएस और करंट हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि केसर और हींग दुनिया में सबसे कीमती और मूल्यवान मसाले हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ साझेदारी की है। ठीक है, हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। हींग के बारे में वही मैंने बताया था कि यह 12 मासी पौधा है और 5 साल बाद अपनी जड़ों से ओलियोगम रेजिन का उत्पादन करता है और उसी से हींग प्राप्त होती है। यहां मैंने डिस्कस किया था और आरओ में पूछा गया था हींग कहां से प्राप्त होती है। अल्बिनिज्म एक दुर्लभ तथा वंशानुगत रोग है। इससे पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आंखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से किस पिगमेंट का अभाव हो जाता है? तो ये है मेलानिन। क्या है? मेलानिन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर ये अभाव हो जाएगा तो त्वचा, बाल और आंखों में इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने? तो उत्तर प्रदेश का जो ये एयरपोर्ट है वो कुशीनगर का एयरपोर्ट है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला जो प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहां पर शुरू किया गया? तो भारत के बाहर जो योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया है। यहां पर भी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो लॉस एंजलस में ये शुरू किया गया है। लॉस एंजलस में इसको शुरू किया गया है। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया है। खोलोंगछो पनबिजली परियोजना कहां पर स्थित है? खोलोंगछो जो पनबिजली परियोजना है ये भूटान में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम प्लाज्मा बैंक कहां पर स्थापित किया गया? तो देश का जो प्रथम प्लाज्मा बैंक है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। अभी कोविड-19 के दौरान ही ये काम हुए हैं। और इस प्लाज्मा बैंक में कोविड-19 के संक्रमण के बाद ठीक होने वाले जो मरीज थे 14 दिनों के बाद अपना प्लाज्मा दान कर सकते थे, जिससे उससे रिसर्च की जा सके। इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया अभियान किस राज्य के पर्यटन बोर्ड द्वारा किया गया, शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा। पर्यटन उद्योग लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल ध्वस्त सा हो गया, तो इंतजार आपका इन्होंने शुरू किया कि लोग आए जिससे कि पर्यटन से इनकम हो सके। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयला के भंडार के मामले में भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान है? तो ये भारत 5वें स्थान पर है भंडार के मामले में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में वर्तमान में कितनी वस्तुएं शामिल है? अभी आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में देखा जाए तो इसमें संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो ये 9 बताइएगा। 9 संख्या है। उर्वरक, कार्बनिक, अकार्बनिक मिश्रित जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य में खाद्य तेल, खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल भी है, खाद्य फसल, फल और सब्जियां हैं, फेस मास्क है, हैंड सैनिटाइजर है, दवाएं हैं, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद है, कच्चा जूट और जूट के वस्त्र है, ये शामिल है। धीरे धीरे ये सब खत्म ही हो रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम भी अब ये मतलब समाप्त किया जा रहा है, आवश्यक वस्तु कोई नहीं रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। 9 अभी शामिल है। संगतेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? तो संगतेक वन्यजीव अभ्यारण्य जब भी पूछा जाए तो भूटान ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक अभी हमने आपको परियोजना भी बताई थी और उस परियोजना में भी उसका उत्तर था खोलोंगछू पनबिजली परियोजना, वो भी भूटान में थी। तो संगतेक और खोलोंगछू दोनों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये जो आयोजन है ये किया जाएगा कतर में। कहां पर किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। ठीक है। 1930 के बाद से देखा जाए तो हर 4 साल पर ये जो है फीफा विश्व कप अंतरराष्ट्रीय संघ फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। 2022 में ये कतर में आयोजित होगा और ये आयोजन करने वाला कतर प्रथम मुस्लिम बहुल्य देश होगा। अभी तक किसी मुस्लिम बहुल्य देश में नहीं हुआ था। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास पॉसेक्स किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया है। पॉसेक्स ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, अनासिस सेकंड उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया? तो अनासिस सेकंड का प्रक्षेपण दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण कोरिया ये परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया के खिलाफ अपना बचाव करने के लिए कुछ डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो भी उपग्रह का प्रक्षेपण करना का प्रयास कर रहा है करने का। तो उसने अनासिस सेकंड उपग्रह का प्रक्षेपित किया है। चीन, अमेरिका ये नहीं मानना है, दक्षिण कोरिया। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की जाएगी? 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, ये प्रश्न है। चौथा संस्करण है ये, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, हरियाणा करेगा। मई 2020 में केंद्र सरकार ने किस मंदिर का पूर्णतया सौरकरण करने की योजना की घोषणा की? तो कौन सा मंदिर है जिसकी जो पूरी सौरीकृत हो जाएगा और पूरी जो बिजली की व्यवस्था है वो सौर के द्वारा होगी? तो ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है 13वीं सदी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा निर्मित कराया गया था, निर्माण इसका कराया गया था। और 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको जगह दी गई थी। दोनों बातें ये ध्यान रखिएगा। 9 से 22 जनवरी 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 तीसरा संस्करण का आयोजन कहां किया गया? चौथा तो हरियाणा में आयोजित होगा, तीसरा संस्करण गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। दोनों अलग अलग प्रश्न है, ध्यान रखना आप। अप्रैल 2020 में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत से वापस लेकर किस देश को दे दिया? तो पहले भारत के पास थी मुक्केबाजी संघ की जो मेजबानी है पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी, तो अब ये दे दी गई है किसको? ये दे दी गई है सर्बिया को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसमें आरोप लगाया गया कि जो पैसा सब कुछ जमा करना था
वो मतलब मेजबानी का अधिकार इसीलिए ले लिया गया, लेकिन भारत का कहना है कि ऐसा नहीं था, बस इनको चेंज करना था तो चेंज हो गया, यानी कि कुछ फीस उस देने का मामला इसमें फंसा था। अप्रैल 2020 में किस खिलाड़ी को विश्व वन्यजीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया, है ना? तो ये नियुक्त किया गया है विश्वनाथन आनंद को। ये ग्रैंड मास्टर और चेस के बहुत बड़े, शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, इनको WWF ने भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत बनाया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 जनवरी 2020 को भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो जनवरी में जो ये हस्ताक्षर हुए थे भारत और फिनलैंड के बीच में हुए थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। खरीद फरोख्त होगी इसमें। 3 से 7 जनवरी 2020 में बंगलुरु में आयोजित 107वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? तो बंगलुरु में जो ये 3 से 7 जनवरी 2020 को आयोजन हुआ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉट ग्रामीण विकास, ये इसका था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम थी। ठीक है, 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस था, ये ध्यान रखिएगा, जनवरी में आयोजन होता ही है। 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र है, ध्यान रखिएगा, इसका सम्मेलन है। 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी? इसकी मेजबानी इस बार कोलंबिया को सौंपी गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसकी टैगलाइन है टाइम फॉर नेचर, टी फॉर टैगलाइन और टी फॉर टाइम फॉर नेचर, तो टीटी से टाइम फॉर नेचर याद रखिएगा। और थीम है इसकी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, थीम पूछी जाएगी तो जैव विविधता। शुरुआती दिनों में इसमें कंफ्यूजन हो रहा था कौन सी थीम है और कौन सी इसकी टैगलाइन है, तो एक को टैगलाइन इसमें बता के थीम बायोडायवर्सिटी आप ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक के अंतर्गत गर्भपात कराने की सीमा को बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया है? तो इसको अब 24 सप्ताह कर दिया गया है। पहले ये 20 सप्ताह हुआ करता था, है ना, 20 सप्ताह हुआ करता था, अब ये 24 सप्ताह तक गर्भपात कराया जा सकता है, ये इसमें नियम बनाया गया है। अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है डॉक्टर थलम्पिल प्रदीप को। किसको किया गया है? थलम्पिल प्रदीप को। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 25वां निक्केई एशिया पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा, ये जापान का पुरस्कार है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो पुरस्कार है ये इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन यानी कि व्यापार में नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार और संस्कृति एवं समुदाय कल्चर एवं कम्युनिटी में ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं थलपिल प्रदीप। अगला जो प्रश्न है, किसे वर्ष 2020 में यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो जोथेन गोडेवा लीमा इनको की गई है, और ये कोलंबिया के खोजी पत्रकार है। इनका जो संबंध है वो कहां से है? कोलंबिया से है। कोलंबिया के ये खोजी पत्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा महाराजगंज जिले में। सी ऑप्शन, महाराजगंज जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के पिंजौर में देश का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, उसी के तर्ज पर यह गिद्ध वाला महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में देश का पहला पशु युद्ध स्मारक वार मेमोरियल ऑफ एनिमल कहां बनाया जाएगा? तो ये जो बनाया जाएगा ये कहां पर? मेरठ में बनाया जाएगा। और ये जो स्मारक है ये कारगिल युद्ध के दौरान जिन पशुओं ने योगदान दिया था उनकी याद में ये मनाया जा रहा है। और ये जो है देश का पहला युद्ध स्मारक होगा जो पशुओं के लिए है। पशु युद्ध स्मारक ये देश का पहला होगा। मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया नहीं, स्लोवेनिया, ध्यान रखिएगा। स्लोवेनिया ने अपने को इससे मुक्त घोषित किया था सबसे पहले। सना मारिन किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? तो सना मारिन जो प्रधानमंत्री बनी है ये फिनलैंड की, ठीक है ना, जहां का खुशी सूचकांक में प्रथम स्थान रहता है। तो फिनलैंड, फन करते हैं लोग यहाँ। सना मारिन कुल 34 साल अभी इनकी एज, और 34 साल में ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री बन गई है। और हमारे यहाँ तो खैर राहुल जी बन ही नहीं पाए, नहीं तो वो कुछ कम उम्र में बन जाते। किस देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2020 के मुख्य अतिथि रहे? तो ये ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष रहे, और इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, जायर बोल्सोनारो, वहां के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो।
और ये जो है ये हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस में। अगला प्रश्न, 11 से 13 फरवरी 2020 के मध्य दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? बिम्स्टेक का आपदा प्रबंधन अभ्यास था तो ये था भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित योजनाओं में से सर्वाधिक आवंटन किस योजना पर किया गया? तो सबसे ज्यादा जो आवंटन किया गया ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे किया गया, और सबसे जो आवंटन में कमी की गई थी वो मनरेगा पर की गई थी। ठीक है। केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल में राज्यों के सहयोग के से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है? तो इसमें 5 स्मार्ट सिटी 2020-21 में पीपीपी मॉडल पर डेवलप किए जाएंगे। ये प्रस्ताव पारित किया गया है। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इनमें से किसे आवश्यक वस्तु की सूची से नहीं हटाया गया है? तो इनमें चीनी को नहीं हटाया गया, इससे मंजूरी दी गई तो चीनी को इसमें नहीं हटाया गया, बाकी इन सबको हटाया गया। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दालों, तिलहन, खाद्य तेलों और प्याज और आलू को इससे हटा दिया गया, अनाज को भी हटा दिया गया। अभी एक प्रश्न आया था ना, तो पुराना बनेगा तो 9 पूछा जाएगा कि कितने हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। फरवरी 2020 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 शीर्षक से जारी रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 4 स्थानों पर किस देश की यूनिवर्सिटी है? तो शीर्ष 4 स्थानों पर चाइना की यूनिवर्सिटी। देखिए चाइना शिक्षा के मामले में भी अब आगे जा रहा है, तो चाइना की यूनिवर्सिटी इसमें है द इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में हवाई स्थित पू-हेनु ज्वालामुखी, तो ये पू-हेनु ज्वालामुखी आपसे पूछा जा सकता है कहां पर स्थित है? तो ये हवाई में स्थित है, और ये विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी इसको घोषित किया गया है। इसके पूर्व कौन था? इसके पूर्व अगर देखा जाए तो माउना लोवा, वो भी हवाई में ही था। इसको सबसे पहले माना जाता था कि सबसे ये बड़ा और गर्म ज्वालामुखी है, लेकिन अभी मई में इसमें किसमें जब विस्फोट हुआ तो पू-होनु को मान लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक प्रदेश में वानाच्छादन को 15% करने का लक्ष्य रखा गया है? 15% अभी नहीं है यहाँ पर, तो 2022 में चुनाव होने हैं ना, तो 2022 याद रखिएगा, यूपी का चुनाव 2022 में होना है, तो यूपी इलेक्शन से याद रखिएगा। अब जितने भी लक्ष्य होंगे उसी के आसपास होंगे, वैकेंसीज भी उसी के आसपास ऐसे ही मतलब क्लियर ज्यादा होंगी। वह राज्य जहां हाल ही में देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया, तो एलिवेटेड रोड जो सबसे बड़ी उद्घाटित की गई है, ये 6 लेन की सड़क है और 10 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड होगी। उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है, और उत्तर प्रदेश के राजनगर विस्तार के साथ दिल्ली और गाजियाबाद के बीच की दूरी को ये कम करेगा। 11,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, 96 किलोमीटर है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नाबार्ड द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित कहां पर किया गया? तो यह स्थापित किया गया है लखनऊ में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। देश का प्रथम हाथी समर्पित विशेष अस्पताल कहां पर खोला गया है? तो हाथी समर्पित जो विशेष अस्पताल है ये मथुरा में खोला गया है, बी ऑप्शन इसको करेक्ट मानिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसके हेल्प अस ग्रीन स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया, संयुक्त राष्ट्र ने हेल्प अस ग्रीन स्टार्टअप को सम्मानित किया है, वो किस स्टेट से संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गंगा नदी से निकले जो कचरा है उस कचरे को रिसाइकलिंग कर उपयोग लायक बनाने पर आधारित ये स्टार्टअप है और इसको पुरस्कृत किया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई? तो एक तो पहले ध्यान रखिएगा ये शहर और ग्रामीण दोनों के लिए है, और सारथी संध्या वाहिनी इसका नाम है ना, और इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिवार नियोजन से ये रिलेटेड है, ठीक है ना, किससे रिलेटेड है? परिवार नियोजन से, फैमिली प्लानिंग से ये रिलेटेड है। प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया, तो ये कहां पर उद्घाटित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया गया है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान कहां पर? ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस संस्थान की पुलिस विश्वविद्यालय की, फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये नोएडा में की जाएगी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, नोएडा में, ये ग्रेटर नोएडा में है पंडित दीनदयाल, और ये जो राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय है ये नोएडा में।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक पुरानी सूखी नदी की खुदाई शुरू की गई? तो ये प्रयागराज में शुरू की गई है, जिसको आप इलाहाबाद के नाम से पहले जानते थे। देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, इसकी स्थापना कुशीनगर में किए जाने का प्लान है, ये प्रस्ताव रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई, तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार। भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य सीमा पर हर्बल रोड प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाएगा, तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा। अक्टूबर 2019 में जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 अक्टूबर 2019 में जारी हुई थी, 2020 के लिए रैंकिंग थी। किस संस्थान को शीर्ष स्थान इसमें प्रदान किया गया? तो ये आईआईटी बॉम्बे है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। आईआईटी बॉम्बे का वैसे देखा जाए तो स्थान डाउन हुआ है, लेकिन है अभी आईआईटी बॉम्बे ही, 20 स्थान ये पिछले वर्ष से नीचे चला गया है। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये रमेश सिप्पी को दिया गया है, रमेश सिप्पी को ये अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। और 65वां फिल्म फेयर अवार्ड जो वितरित किया गया, इसमें इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? ये गली बॉय थी, जोया अख्तर की फिल्म। अभिनेता रणवीर सिंह, गली बॉय। अभिनेत्री आलिया भट्ट, गली बॉय। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में किस जनजाति के 38 वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है? तो ये कौन सी जनजातियां हैं? इसमें वनटांगिया, कोल और थारू, ये सब यूपी में मिलती हैं। पूछी जा सकती है आपसे कि यूपी की जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। प्रदेश में पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है, पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गोरखपुर में ला यूनिवर्सिटी स्थापित होने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ला यूनिवर्सिटी गोरखपुर में नहीं, ला यूनिवर्सिटी जो स्थापित होने जा रही है वो प्रयागराज में स्थापित होने जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जानी है और प्रयागराज में, ध्यान रखिएगा, ला यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिए किस अभियान को प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया? तो ये निर्णय लिया गया था, दो प्रोग्राम थे, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान। ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो यहाँ पर 7 विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है। जनवरी 2020 में जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर 2011-12 की स्थिर कीमतों पर एवं वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, तो एक तो स्थिर कीमतों पर आपको ध्यान रखना है और दूसरा वर्तमान कीमतों पर। तो स्थिर कीमतों पर क्या है और वर्तमान कीमतों पर क्या है, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोनों। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि स्थिर कीमतों पर जो ये आय है वो 96,563 रुपये और वर्तमान कीमतों पर 1,35,550 रुपये है। 96,553 और 1,35,050 रुपये, 550 नहीं, 96,500, ये हो जाएगा 63, 563, और यहाँ पर एक ही जीरो गलत लगा है, ये 5,050, ये बी ऑप्शन तब सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों ध्यान रखिएगा। बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित करों में से सरकार को किससे सर्वाधिक आय प्राप्त होगी? कौन से कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होगी? तो ये अगर ये प्रश्न देखिए, निगम कर प्लस आयकर, और ये प्रश्न पूछा गया था, पहले भी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, तो ये निगम कर और आयकर को जोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा प्राप्त होगी। आरओ में डायरेक्ट ये प्रश्न मिला था और हमने करंट में इसको डिस्कस किया था पहले भी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो बजट पास हुआ है, राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या लगाया गया था? तो राजकोषीय घाटा का जो अनुमान था ये 3.5% था 2020-21 के बजट में। अगला जो प्रश्न है, बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो उधार और अन्य देयताएं से ये प्राप्त होगी, उधार एवं अन्य देयताएं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2020-21 में
ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन हेतु कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो रुपये आवंटित किए गए, ये ध्यान रखिएगा, 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो ये है 295.67 मिलियन टन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2019-20 का ये अग्रिम अनुमान है। जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात को किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? ये छत्तीसगढ़ में जन्म के समय पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कितना है? 961। अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा हरियाणा का। ये सर्वाधिक तो ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, सबसे कम हरियाणा का हो जाएगा। और हरियाणा का क्या है? 833। दिसंबर अंत 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2020 से 25 तक $5 ट्रिलियन की जीडीपी हासिल करने हेतु अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कितने ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे? तो $5 ट्रिलियन अगर इसको प्राप्त करना है तो $1.4 ट्रिलियन इसको पहले खर्च करना होगा। कोई भी जब आप निवेश करते हैं तभी आपको लाभ प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है, जब आप समय देंगे पढ़ाई पे तभी आप सिलेक्शन के करीब आएंगे। समय तो आपको खर्च करना पड़ेगा ना। भारत सरकार द्वारा पूर्वोदय का शुभारंभ किया गया, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ कोलकाता पश्चिम बंगाल से किया गया, पहला स्टेटमेंट, जो कि बिल्कुल सही है। पूर्वोदय राज्यों के विकास के संदर्भ में इस्पात मंत्रालय द्वारा पूर्वोदय की शुरुआत की गई है, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिशन पूर्वोदय है ये इस्पात मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? इस्पात मंत्रालय के द्वारा। ये तो सही है, लेकिन इस्पात मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू क्यों किया गया है? इसको समेकित इस्पात हब के रूप में डेवलप करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया, इस्पात में डेवलपमेंट करने के लिए। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 से 19 फरवरी 2020 के मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीवन विज्ञान मंच बायो एशिया शिखर सम्मेलन हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये जैव प्रौद्योगिकी एवं जीव विज्ञान मंच बायो एशिया शिखर सम्मेलन, बायो एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में। हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की। और इसकी जो थीम थी, कल के लिए आज, कल के लिए ये आज। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 22-23 फरवरी 2020 के मध्य अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो न्यायिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसका विषय है, इसकी जो थीम है वो है न्यायपालिका और बदलता विश्व, जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा। 7 मार्च 2020, तो इसको मैं लिख दूं क्या? न्यायपालिका, लिखे दे रहा हूं, न्यायपालिका एवं बदलता विश्व, ये इसका विषय था, ये इसकी थीम थी। 7 मार्च 2020 को महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 कहां संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। और इसका जो आयोजन है, ये कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 2020 का जो आयोजन है ये किया गया था फिक्की फ्लो के द्वारा, फिक्की फ्लो। और साथ में सीआईआई और भारतीय एसएमई मंच के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। और शतक लगाने हम लोग जा रहे हैं। 100वां क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहां खोला गया? तो जनवरी 2020 में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र हैदराबाद में खोला गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है। और ये 75वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, उसी के अवसर पर इसको खोला गया है। तो कान्हा शांति वन, ये हैदराबाद में स्थित है, वहीं पर इसको ओपन किया गया है, कान्हा शांति वन। तो कान्हा यहाँ पर मैं नोट किए दे रहा हूँ। 5 प्रश्न और देखते हैं, क्योंकि 525 को अगर हम डिवाइड करें 5 पार्टों में तो 105 आते हैं। 3 फरवरी 2020 को टेरी के संस्थापक एवं पूर्व प्रमुख डॉक्टर आर के पचौरी का निधन हो गया। वह कब से कब तक संयुक्त राष्ट्र इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन रहे थे? ये आपको पता चल गया वो क्या थे। और 2002 से 2015 तक 13 सालों तक ये चेयरमैन रहे थे, विवादों में भी आए थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्र सरकार ने पूर्व सूचना और प्रसारण सचिव बिमल जुल्का को देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया। इस पद पर इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो पहले सुधीर भार्गव थे, और सुधीर जो भार्गव हैं उनकी जगह पर इन्होंने स्थान लिया है बिमल जुल्का ने। किन्होंने? बिमल जुल्का ने। पूर्व सूचना और प्रसारण सचिव बिमल जुल्का ये रहे हैं। अब ये मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए, मुख्य सूचना आयुक्त।
3 से 16 फरवरी 2020 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 किन देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित हुआ? तो संप्रीति 2020 का आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच में ही होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संदर्भ में दो कथन दिए हैं। भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जो विदेशों के लिए उपग्रह बनाएगी, बिल्कुल सही है, ये पहली निजी कंपनी है और जो विदेशों के लिए उपग्रह बनाएगी। इस कंपनी ने भारत में 6 विदेशी स्वामित्व वाले उपग्रहों के निर्माण हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इस तरीके से सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एटीएल के नाम से इसको जाना जा रहा है और बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, एक पूर्ण उपग्रह बनाने की सुविधा इसको प्राप्त होगी इसके तहत और ग्राहकों के लिए 50 किलोग्राम और 2 से लेके 250 किलोग्राम तक वजन वाले उपग्रहों का निर्माण ये एटीएल करेगी। और अंतिम प्रश्न इस एपिसोड का, जब ये कंप्लीट होगा तब आपको पूरा पीडीएफ, यही जो मैं लिख रहा हूं यही पीडीएफ दे दिया जाएगा। विश्व स्तर पर जो भी घटनाएं हैं उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, आर्थिक जो घटनाएं है वो भी हम डिस्कस करेंगे, राष्ट्रीय जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। मतलब अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, विश्व स्तर की घटनाओं का मतलब है। काशी कालिमा क्या है? काशी कालिमा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। IIVR द्वारा विकसित भिंडी की प्रजाति है। काशी कालिमा जो है ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR कहाँ है? ये वाराणसी में है। प्रश्न पूछा गया था इस बार, तो इसको पहले मैंने भी डिस्कस किया था पहले भी। तो वाराणसी में IIVR है, उसके द्वारा विकसित ये भिंडी की प्रजाति है काशी कालिमा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा एपिसोड आपको जल्दी ही मिल जाएगा, आप उसका इंतजार करें। अगर आपको ये पसंद आता है इसको लाइक जरूर करें और इसको शेयर कर दें उन लोगों तक जिनको इसकी जरूरत है, जो एग्जाम दे रहे हैं, चाहे ये एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। दूसरा पार्ट जल्दी आपको मिल जाएगा।